महीने में इतनी नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक, और वो भी जो वहां पर बेगुनाह लोग हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। ये बिल्कुल अटैक नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। रमजान था तो उसमें तो वैसे भी कहा गया है कि इस किस्म के अटैक्स ना हो। कहा जा रहा है कि 400 के करीब लोग जो हैं उनकी जाने गई हैं। मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, उसके ऊपर अटैक किया था। उन्होंने इस्लामाबाद को तो पहले भी टारगेट करने का कह रखा था। पाकिस्तान काबुल को अटैक बनाएगा तो फिर वो भी पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। सऊदीया पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा। ऐसे में जब ईरान जो है वो सऊदीया पर अटैक कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान डेफिनेटली इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीधी जंग होने जा रही है। सऊदीया पे जो अटैक होगा वो पाकिस्तान पे समझा जाएगा, और जो पाकिस्तान पे अटैक होगा वो मतलब सऊदीया पे समझा जाएगा। तो हमारे पे तो अटैक चल रहा है ना। सऊदीया हमें कहे कि जी ये आपने डिफेंस एग्रीमेंट किया है, आपने पैसा लिया है, अब आप आइए और आकर आप ईरान से लड़िए, तो हमें जाना पड़ेगा। हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हाफिज सईद का हालचाल तो आपसे पूछ नहीं सकती हूँ। वो जहाँ पे भी होंगे पाकिस्तान में, मुझे लगता है खैरियत से ही होंगे। यहाँ पर और हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है, उसको जेल में नहीं रखा गया। लेकिन इमरान खान जो कि टेररिस्ट नहीं है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, क्रिकेटर भी रह चुके हैं, वो जेल में है। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांधिएगा क्योंकि इस समय जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहां पर क्रैश लैंडिंग चल रही है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और एयर स्ट्राइक भी हॉस्पिटल के ऊपर की गई है। जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये बता रही है कि काबुल में 2000 बेड का हॉस्पिटल था, जो ड्रग रिहैब हॉस्पिटल था, जहाँ पर वो लोग जो नशे की आदत जिनमें होती है, नशा छुड़वाने के लिए वहाँ पर पहुँचे होते हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया है। खबर ये है कि इस एयर स्ट्राइक में 400 अफगानी लोग मारे गए बेगुनाह। इसमें नर्स शामिल हैं, वहाँ के डॉक्टर शामिल है, और ये भी बताया जा रहा है कि 250 लोग अभी जख्मी हैं, और ये बहुत गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। अब ये रमज़ान के महीने में पाकिस्तान ने क्यों किया, बड़ा सवाल ये भी कि अचानक से ये समय ही क्यों चुना गया। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दिक्कत है, वो ये कह रहा है कि उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, उसको निशाना बनाया जा रहा है, तो ये अभी से थोड़ी है। ये अचानक से मार्च 2026 में क्यों किया गया अटैक है, इसके पीछे की चाल क्या है, वजह क्या है। और वो पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था तो खुद ही चरमराई हुई है, टर्बुलेंस नहीं आया है इस समय पाकिस्तान के अंदर, क्रैश लैंडिंग उसकी भी अर्थव्यवस्था की हो चुकी है। तो ऐसे में अब उनके पास पैसा कहां से आ रहा है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या हालात पाकिस्तान के अंदर हैं, ये जो अमेरिका ईरान वॉर हुई है उसके बाद वहाँ पर कितनी किल्लत है पेट्रोल की, कितनी समस्या है गैस की, वहाँ के लोगों को रोटी पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें पता करने के लिए हमने कांटेक्ट किया है पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट आरजू काजमी को। टेक ऑफ विद एसकेटी में पहले भी आरजू को आप देख चुके हैं, आज उनसे कनेक्ट करके हम दोबारा से ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया अभी क्या अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के हालात क्या हैं, क्या पाकिस्तान के लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में इस तरह से एयर स्ट्राइक की जाए, और क्या ये पूरे विश्व का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की कोई नई चाल तो नहीं है। क्योंकि आरजू पाकिस्तान में ही है, वो बेहतर जानती हैं वहाँ की स्थिति को। मैं लगातार आपको बताऊं, मेरे सामने आप लैपटॉप खुला हुआ देख रहे हैं और हम जूम के थ्रू जुड़ने की कोशिश आरजू से कर रहे हैं। जैसे ही आरजू मेरे सामने लाइव मुझे दिखाई देंगी, फटाफट से हम उनका स्वागत करेंगे, उनको बोर्डिंग पास देंगे और तुरंत शुरू करने वाले हैं अपने इस पॉडकास्ट को। क्योंकि ये रमज़ान का समय है तो थोड़ा अभी बिजी मैं कहूँगी आरजू भी हैं, और क्योंकि ये अटैक अभी हुआ है तो उसके बाद वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में अभी लगी हुई हैं। जैसे ही आरजू आती हैं तुरंत हम उनके साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन आप ये जो पूरा अटैक पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर किया गया है, जिसमें 400 बेगुनाह लोग मारे गए हैं, 250 निर्दोष लोग जख्मी हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। पाकिस्तान के हालात क्या है वो तो अब से कुछ ही देर के बाद हमें मालूम चली जाएगा। बहरहाल आरजू मुझे दिखाई दे रही हैं, आरजू जुड़ चुकी हैं, तो अब सीधा हम शुरुआत करते हैं। आरजू, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। थैंक्स।
आरजू, पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, रमजान का ये पाक महीना चल रहा है, आप भी जरूर रोजा आपने भी रखा हुआ होगा। और ये इतना पाक महीने में इतनी नापाक हरकत, पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक, और वो भी जो वहां पर बेगुनाह लोग हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। आरजू। देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल अटैक नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। और इस तरह से तो अगर इस्लाम की बात करूं या अगर मैं कहूं रमज़ान था, तो उसमें तो वैसे भी कहा गया है कि इस किस्म के अटैक्स ना हो। और स्पेशली जो पेशेंट हैं या जो बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए मना किया गया। लेकिन बहरहाल ये अटैक हुए हैं। और उसके बाद जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 400 के करीब लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं, तो वो अभी तक कंफर्म नहीं है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस बात से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि नहीं जी, हमने तो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उसके ऊपर अटैक किया था। लेकिन वहाँ से और तरह की खबरें आ रही हैं। अफगानिस्तान से तो आप जानते हैं, जो न्यूज़ चल रही है उसमें तो वो ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल था और वहाँ पे ड्रग एडिक्ट जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और वहाँ पे 400 के करीब वो फिगर बता रहे हैं। लेकिन ये चीज़ खैर कुछ दिन में क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक नहीं होना चाहिए था। और ये जो कह रहे हैं कि जी हमने जो है टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया, तो पहले जो टेररिस्ट कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं, पंजाब में स्पेशली हाफिज सईद और मसूद अजहर, और एक लंबी लिस्ट जो अक्सर इंडियन मीडिया भी हमें गिनाता है, पहले उस पर तो एक्शन कर लें। तो हम्म। यहाँ पर जो है वो जबीउल्लाह मुजाहिद साहब जो कि मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने अब स्टेटमेंट दिए आज ही के अब पाकिस्तान से बात नहीं होगी, कोई डायलॉग नहीं होगा। और राइट। अब हम इसका जो है वो जवाब देंगे। तो उन्होंने इस्लामाबाद को तो पहले भी टारगेट करने का कह रखा था कि अगर हाँ। काबुल पर अटैक हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने ये हरकत की है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके पहले भी हमने यही सुना था आरजू कि क्लियरली उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर पाकिस्तान काबुल को अटैक बनाएगा तो फिर वो भी पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। सवाल मेरा आपसे ये कि क्या पाकिस्तान सेफ अब है? आपको लगता है इस्लामाबाद सेफ है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस्लामाबाद सेफ है, इसलिए कि अफगानिस्तान के ऑलरेडी बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं, और केपीके भी रहते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हैं। और अगर ये इस किस्म की अटैक्स करेंगे और ऐसी कोई हरकत करेंगे, तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे कोई ना कोई डैमेज करने की। और यहाँ पर एक चीज़ और भी जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कि हो सकता है कि ये इस किस्म के अटैक्स इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ थोड़ी सी टेंशन बन जाए। वो टेंशन बनेगी तो फिर ये जो सऊदीज के साथ इन्होंने डिफेंस पैक्ट करके रखा है, जिसमें कि वो कहते हैं कि जी अगर सऊदीया पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा। तो ऐसे में जब ईरान जो है वो सऊदीया पर अटैक कर रहा है, तो अगर सऊदीज ने इनको कह दिया कि अब आइए, आपने तो डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है हमारे साथ, तो हम्म। उससे बचने के लिए भी हो सकता है कि ये कोई टैक्टिक यूज़ की जा रही हो कि हम तो पहले ही बिजी हैं, अफगान बॉर्डर हमारा एक्टिव है, तो हम हाँ। अपने यहाँ से फिर ईरान में कैसे, क्योंकि ईरान के साथ डेफिनेटली ये नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म के क्लैशेस हों या ईरान के साथ कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम्म। ईरान तो हमें अफगानिस्तान से ज़्यादा टफ पड़ सकता है। चले उनको तो हम कमज़ोर कंट्री मानते हैं यहाँ पर, और कहते हैं जी उनके पास तो फ़ौज भी नहीं है, उनके पास तो एयरफोर्स भी नहीं है। लेकिन ईरान के साथ तो कोई ऐसा इशू नहीं। ईरान ने तो अभी इसराइल और गल्फ़ कंट्रीज़ की जो हालत की है, तो इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस वक्त अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए हमारे गवर्नमेंट को, अगर है उनके पास तो। हाँ। क्योंकि मुझे डाउट है कि जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो लगता नहीं कि इनके पास कोई इस तरह की चीज़ है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त पाकिस्तान डेफिनेटली इस वक्त बहुत मुश्किल में है। क्या इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि आपकी जो अपनी सरकार है वो देश में तो इस वक्त घिरी हुई है ही, पहले ही देश की अर्थव्यवस्था खराब थी, और अब ये जो ईरान पर हमला हुआ है उसके बाद बाकी जो पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ना या गैस की किल्लत, ये चीजें और सामने आने वाली थी, तो उधर से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भी क्या ये अटैक किया गया है? देखिए जो फ्यूल की प्राइस थी या जो गैस की, तो खैर हमारे यहाँ किल्लत नहीं होती। हम्म। लेकिन पेट्रोल का था एक दो दिन उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। प्राइस इन्होंने 55 रुपीज़ पर लीटर बढ़ा दिया है। लेकिन ये ईरान और इसराइल वॉर की वजह से नहीं हुआ है। हम्म। ये हुआ है क्योंकि आईएमएफ डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था, और वो एक वीक पहले यहाँ पे थे कराची, और उसके बाद वो इस्लामाबाद आए थे। और हाँ। ये कंडीशंस आईएमएफ डेलीगेशन जो आया था उन्होंने रखी है कि अगर आपको जो लोन पाकिस्तान ने मांगा हुआ है, अगर अगर आप उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट चाहते हैं, तो आपको फ्यूल प्राइस भी बढ़ानी होगी, आपको जो रुपीस की कीमत है या जो वैल्यू है उसको कम करना होगा,
और भी कई तरह की जो है स्ट्रिक्ट किस्म की उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं। तो अब ये काफ़ी टाइम से इन्होंने आईएमएफ ने कह के रखा था, आई फील कैसा हुआ होगा, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये कैसे बढ़ा दें एकदम से प्राइस, और लोगों से कैसे बताएं कि हमें आईएमएफ की वजह से ये करना पड़ रहा है। तो हम्म। इनको एक रीज़न मिल गया कि जी ईरान वॉर शुरू हो गई, तो इन्होंने फटाफट ईरान के ऊपर डाल के सिर्फ एक दिन के लिए फ्यूल जो था वो ऐसा कर दिया कि नहीं मिल रहा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी क्योंकि फ्यूल नहीं आ रहा ईरान की वजह से, इसराइल वॉर की वजह से, इन्होंने वो प्राइस बढ़ा दी। और उसके फौरन बाद जो है वो तमाम चीज़ें वैसे ही अवेलेबल हो गई जैसे पहले थी, कोई किस्म की कोई ऐसी दिक्कत या शॉर्टेज नहीं है। तो अच्छा, लोगों को, पैसे बढ़ने के बाद अब पेट्रोल फिर उसी उसी तरह से पहले की हाँ तरह मिल रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, ओ कुछ भी गॉड। नहीं। तो इन्होंने बेसिकली पैसे बढ़ाने थे, वो भी आईएमएफ के कहने से, क्योंकि हाँ। आईएमएफ के कहने से यहाँ पे टैक्स और दूसरी चीजें जो लगाने के चक्कर में थे ये। तो वो इनकी, मैंने जैसे कहा, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पब्लिक नाराज होगी, तो हम्म। इन्हें फिर ईरान वॉर का रीजन मिल गया, तो इन्होंने कह दिया कि वहां से नहीं आ पा रहा। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ाई उसके बाद इन्होंने जो है वो तमाम चीजें जो है वो मिलना शुरू हो गई, और लोगों को भी समझ आ गई। ऐसा नहीं कि पब्लिक को कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है या पब्लिक समझ नहीं रही है, हाँ। यहाँ पर ये चल रहा है। तो अभी 55 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की क्या कीमत है? 322 पर लीटर। माय गॉड। और और ये अभी और बढ़ाने जा रहे हैं, इनका इनका कहना है कि नेक्स्ट वीक फिर और बढ़ाएंगे। तो हालत बहरहाल, तो यही मैं समझना चाह रही थी कि देश आपस में ही अंदर इतना पाकिस्तान जूझ रहा है कि जनता हमसे सवाल पूछना ही ना पाए, उसको कहीं दूसरी जगह भरमा के हर समय रखे रहो। क्या उसकी भी ये एक चाल हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, बल्कि ये उसी की चाल है और कुछ नहीं। इसलिए कि जाहिर है सिर्फ पेट्रोल बढ़ने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, वो तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है उसके साथ ही। अगर हम्म। आप आटा दाल चावल भी ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो और फिर आगे भी इन्होंने प्राइस और बढ़ानी है, क्योंकि आईएमएफ उन्हें मुसलसल कहता जा रहा है कि आपने जो है वो और जो है फ्यूल प्राइस बढ़ानी है। तो ये करेंगे, और अब भी आगे समर आ जाएगा, गर्मियों में ज़ाहिर है लोग एसी भी चलाते हैं, फैंस भी चलाते हैं, और भी 10 चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से ये लोगों से काफ़ी डरे हुए हैं, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ये आईएमएफ कभी इन्होंने काम ही नहीं किया अगर अपनी हम्म। इकोनॉमी पे बेहतर करने के लिए, और हम्म। बार बार इनको लोन लेने जाना पड़ रहा है, तो फिर आईएमएफ की शर्तें तो माननी पड़ेंगी। अब मैं वापस अफगानिस्तान वाले मुद्दे के ऊपर आरजू आ रही हूँ, और यहाँ पर मैं समझना ये चाहती हूँ कि ये जब अमेरिका इजराइल और ईरान वॉर हो रही थी ना, हम जीडी बख्शी साहब का पॉडकास्ट करने के लिए गए, तो जीडी बख्शी साहब ने कहा कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करके क्या साबित करना चाहता है? आप इतने बड़े चौधरी अगर बनते हो तो रशिया के साथ लड़ करके दिखाओ, आप चाइना के साथ लड़ के दिखाओ, वहां तो आप लड़ते नहीं हो। यही बात मैं पाकिस्तान के ऊपर अगर लागू करूं, तो अफगानिस्तान के साथ जिसके पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, जिसके पास जिसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वहां पर एयर स्ट्राइक करके, और वो भी अस्पताल के ऊपर बम बरसा के, बेगुनाह 400 लोगों को मार के, पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है? देखें, ये तो हमेशा हर कोई करता है, जो भी पावरफुल होता है वो अपने से पावरफुल या अपने जैसे के साथ तो लड़ता नहीं है। हम्म। जैसे बख्शी सर ने भी कहा था, मेरे शो में भी उन्होंने यही कहा था कि अगर इन्हें लड़ना ही था तो ये रशिया से लड़ते, ये चाइना से लड़ते जाकर, अमेरिकन जो है, वो तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि इन्होंने जो है ये जाकर अफगानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कभी कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन अगर यही बात हम इनको कहें कि ज़रा भारत के लिए कह के बताएं, अच्छा अगर आपने अफगानिस्तान पे स्ट्राइक की है तो ज़रा एक दो भारत की तरफ चला दें, तो ऐसे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम्म। इनको पता है वहाँ पे ब्रोमोस और दूसरे जो मिसाइल्स रखे हुए हैं उनको उन्होंने अच्छे से देख रखे हैं। तो इसलिए ये वहाँ ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये हमेशा अपने से कमज़ोर को इन्होंने जाकर जो है अफगानिस्तान में इस किस्म की हरकत की है। लेकिन अगर अफगानिस्तान ने वही किया जो ईरान ने किया है तो फिर इनके लिए मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि ईरान को भी यही समझा जा रहा था कि शायद ईरान जो है वो डर जाएगा और ईरान पलट के कोई जवाब नहीं देगा या किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आएगा। लेकिन ईरान में जितनी भी ताकत थी, उन्होंने ना सिर्फ ये कि अमेरिका इसराइल बल्कि गल्फ कंट्रीज को भी परेशान कर दिया है। तो यहाँ पर इनको ये एक एक चीज़ के तो ये समझ रहे हैं कि इनके पास मिसाइल्स वगैरह नहीं है या और इतनी चीज़ें नहीं है जितनी ईरान के पास हैं। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज बहुत गलत चल रही हैं।
इन्होंने अपनी दुश्मनियां और ज़्यादा बढ़ा ली हैं, स्टेटमेंट्स भी ऐसी ऐसी दी हैं इन्होंने, सॉन्ग्स और क्लिप्स और वीडियोस भी ऐसी बनवाई हैं अपने लोगों से, अपने यूट्यूबर से और किस किस से, जिससे कि एक तरह से अफगानिस्तान के लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं हम्म। और उनको अपने से कम बता रहे हैं, अपने को चौधरी बता रहे हैं इस रीजन का और इस किस्म की। तो उससे ऑब्वियसली टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कम होती हुई नहीं दिख रही। और इस्लामाबाद इस वक्त बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इसके लिए इन्होंने, जाहिर है कि उन्होंने कह भी दिया, और ना भी कहते तब भी इनको डर तो रहता ही, अब तो कह भी दिया है। तो मेरा हम्म। ख्याल है कि चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। मैं अगर सीधे सीधे आपसे पूछूं आरजू, तो क्या आपको अभी वो स्थिति दिखाई दे रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीधी जंग होने जा रही है? नहीं, सीधी जंग तो ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि होने जा रही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बॉर्डर क्लैशेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। और जैसे कि उनके मिनिस्टर ने इस्लामाबाद हिट करने का कहा था, तो इस्लामाबाद में किसी जगह पर कोई गलत या कह लीजिए कोई ऐसा कोई अटैक वगैरह हो सकता है। लेकिन ऐसा वॉर करने की पोजीशन में तो दोनों कंट्रीज नहीं है, ना ही जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जो इस तरह के अटैक्स और स्ट्राइक्स वगैरह जो हैं, हो सकता है कि वो हों। मैं अफगानिस्तान की कुछ जब न्यूज वहां की एजेंसी और चैनल्स को जब मैं चेक कर रही थी, सीबीएस न्यूज में भी फिलहाल मैंने जो उनका ट्वीट देखा तो उसमें यही बताया गया है कि वहां पर जो 400 लोग हॉस्पिटल में मारे गए हैं आरजू, उसमें नर्स भी शामिल हैं, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल हम्म। हैं। वो लोग जो नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचते हैं, जिनका वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा था, वो हम्म। आम लोग मारे गए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों को क्या बताया जा रहा है कि क्या इस तरह की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर की गई है? देखें, पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट दे रही है और जो पाकिस्तान टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर स्ट्राइक की गई है। हॉस्पिटल के ऊपर जो अटैक हुआ है या जो बताया जा रहा है, उससे ये बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ना तो ऐसा कुछ हुआ है, ना इन्होंने कोई ऐसा स्ट्राइक किया है, और ना ही 400 लोगों की जानें गई हैं। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है। लेकिन ऑब्वियसली लोग जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहे हैं, साथ ही साथ लोग सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। तो इनकी बात पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा रहा। मैं ये कह सकती हूँ कि 400 शायद ना हो, लेकिन फिर भी सही फिगर अभी नहीं आई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। अब यहाँ से तो ये इनकार ही करेंगे ना, ये तो ऐसे ही है जैसे भारत की तरफ से जब 2019 में एयर स्ट्राइक की गई थी, तो हमने कहा था कि 2-3 कौवे मर गए। तो हम्म। वो वाली बात है कि ये कोई भी खबर जो है बहुत देर तक बाहर नहीं आती है, और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब मैं ये भी चाहती हूँ आरजू कि आप थोड़ा मेरे व्यूवर्स को समझाएं, जिस तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात अभी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसका जन्म आखिर कहां पर हुआ? तालिबान को इतना प्रोत्साहन भी पाकिस्तान की तरफ से पहले दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो हिस्ट्री भी थोड़ा आप बताएं कि आज जिस बात को लेकर के रो रहा है पाकिस्तान, उसका जन्मदाता भी पाकिस्तानी है। देखिए, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो तो नाम से ही जाहिर है कि उन्होंने अपने नाम के साथ पाकिस्तान लगा रखा है। और पहले तो इनको बहुत सपोर्ट किया जाता था। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी लिखा है, और उनके इंटरव्यूज़ भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, वहाँ पर भी वो यही बात कर रहे हैं कि जी हमने जो है इस तरह से ये जिहादी तैयार किए थे कश्मीर के लिए, हमने अफगानिस्तान के लिए तैयार किए, या हमने फ़लस्तीन के लिए तैयार किए, इस किस्म की बातें भी उन्होंने की हैं। तो इनको सपोर्ट किया जा रहा था। और उसके बाद अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट जब हटी है और फिर तालिबान जब आए, वो जो 20 साल वॉर होती रही है, उसमें भी हम इन्हीं को सपोर्ट करते रहे। कहने के लिए तो हम अमेरिका के साथ थे, लेकिन असल में तो हम ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उस वक्त की। और बाद में जब ये लोग आ गए, तो उसके बाद तो अमेरिका को अच्छे से पता लग गया कि जी हमें कहकर और ये तालिबान को सपोर्ट करते रहे। लेकिन साथ ही साथ तालिबान को भी समझ आ गई कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा है। जो 20 साल अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स करता रहा अमेरिका, तो हमारी मदद से करता रहा। यहाँ से वो, अमेरिका से तो आते नहीं थे वो ड्रोन्स, पाकिस्तान से ही जाते थे। मैंने पाकिस्तान में एक साहब से पूछा भी कि सर ऐसा कैसे हुआ या ये क्यों हुआ?
तो उनका कहना था कि जी फिर क्या हम फ्री में जाने देते, हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहे थे तो हम पैसे भी ना लेते। तो मैंने कहा वो पैसे लिए ही क्यों आपने, अपने परमिशन ही क्यों दी। तो ये तमाम चीज़ें चली हैं और अब ये हिस्ट्री जो है ये लोगों को पता लग चुकी है, उसमें अफगानिस्तान के भी लोग हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं, और इसी वजह से जो है वो गवर्नमेंट को और सब लोगों को, पाकिस्तानियों को बहुत मुश्किल पेश आ रही है। क्योंकि ऑब्वियसली अब अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। क्योंकि कौन पसंद करेगा अगर आप अपनी जमीन देंगे किसी से पैसा लेकर के, वो आपके ऊपर अटैक करे, आपके घर तोड़ दे, आपके लोगों को मार दे, 20 साल आप यही करते रहेंगे और बताते ही रहेंगे कि हम तो आपके साथ हैं। तो फिर जब ये बात खुलेगी तो जाहिर है कि एक टेंशन, या एक कह लीजिए कि एक दूसरे के लिए अच्छी सोच तो नहीं आएगी। तो वही कुछ इस वक्त हो रहा है। और अब वो टीटीपी जब यहाँ अटैक कर रही है, ड्यूरन लाइन कभी किसी ने मानी नहीं। अब वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो जो केपीके का एरिया है ये तो हमारा है। जबकि जब ये तालिबान की नई नई गवर्नमेंट आई थी शुरू में 2001 में, 2021 में सॉरी, तो उस वक्त तो इन्होंने ये कहा था कि ये हमें कश्मीर लेकर देंगे। वो स्टेटमेंट भी मौजूद है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनकी मिनिस्टर ने कहा था। तो अब भी जाहिर है कि जब गवर्नमेंट आ गई तालिबान की तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के बजाय अपनी मर्जी से चलने की कोशिश की, जिसमें भारत के साथ रिलेशंस बनाना भी था। और यहाँ से सारा जो इशू है वो स्टार्ट हो जाता है कि ये हमारी बात ना सुन के भारत के साथ क्यों मिल रहे हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे। तो यहाँ से टेंशन शुरू हुई और अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है। मुझे ये भी आप थोड़ा समझाइए ना आरजू, ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का फर्क पाकिस्तान कर कैसे पाता है? जब भारत में वो आतंकी भेजता है तो वो उसके लिए गुड टेररिज्म होता है। अब जब तालिबान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट को वो देखता है तो वो उसके लिए बैड टेररिज्म हो जाता है। तो ये हर रोज 365 दिन तक ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का फर्क कर पाना अपने चश्मे के हिसाब से, ये पाकिस्तान कैसे कर पा रहा है? देखिए ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं किया था पाकिस्तान, कहता था गुड तालिबान बैड तालिबान। अब गुड तालिबान वो थे जो कि इनकी मर्जी से चल रहे थे, और अगर वो कहीं अटैक करते थे पाकिस्तान के अलावा तो वो गुड तालिबान में आ रहे थे। और बैड तालिबान वो जो यहाँ पर ही आके अटैक कर रहे हैं, हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, हमारी ही ज़मीन मांग रहे हैं। तो ये इन्होंने बेसिकली कहा था, इट वाज नॉट गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, इट बेसिकली गुड तालिबान बैड तालिबान। ये लेकर, इस चीज़ को लेकर अभी भी चल रहे हैं। अभी भी इनका यही कहना है कि जी जो तालिबान यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, जो तालिबान यहाँ से ज़मीन लेने को कह रहे हैं या कह रहे हैं कि हम यहाँ शरिया लगा देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो वो जो है वो बैड तालिबान में आ जाते हैं। तो ये चीज़ इनकी अभी तक है। और मुझे नहीं लगता कि ये इसको बार बार इन्होंने जो है गवर्नमेंट से भी बात की है, तालिबान की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कंट्रोल करें। वो कहते भी हैं हम करेंगे, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर पाते। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये दोनों एक ही हैं, यानी तालिबान और टीटीपी जो है वो एक ही है। और यहाँ पे वो जाहिर है कि जब इन्होंने एकदम से जो लोगों को निकाला है ना, तालिबान को यहाँ से, जो अफगानिस्तान के जो सिटीजन यहाँ रह रहे थे कई कई साल से, जब से वो वॉर ऑफ टेरर या कह लीजिए जो अमेरिका की वॉर चल रही थी, तो यहाँ पर कई लाख अफगानिस्तान के लोग थे जो रह रहे थे। उनके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा था, अमेरिका से भी और एक आध जगह और से इनको पैसा मिल रहा था। उसके बाद वो पैसे बंद हो गए, पिछले 4 4 साल हो गए इनको वो पैसे अब नहीं मिल रहे। तो हम्म। वही लोग जो पहले इनको मेहमान लगते थे, इनको खुशी होती थी उनको रखते हुए, अब वो इनको बोझ लगने लगे। तो उन्होंने फौरन तौर पे कहा कि जी आप यहाँ से निकल जाइए। और साथ ही साथ जब भारत की तरफ से कई बार कहा गया कि टेररिज्म हो रही है, हम जब तक टेररिज्म है हम बात नहीं करेंगे, और इस किस्म की कई चीज़ें हुई, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो टेररिज्म हो रही है ये असल में अफगान सिटीजन्स कर रहे हैं। हो सकता है हम्म। उनमें से कुछ कर रहे हो, इतने सारे लाखों यहाँ रहते थे, तो उनमें से कौन क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप पूरा का पूरा ब्लेम या सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं लगा सकते। साथ ही इन्होंने उनको निकल जाने का कहा कि फौरी तौर पे निकल जाएं। गवर्नमेंट ने, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी की कि थोड़ा सा आप हमें टाइम दें और उसके बाद इनको भेजें, लेकिन यहाँ किसी ने सुनी नहीं और कहा कि अभी के अभी 2 महीने या ऐसा कुछ 4 5 वीक्स का टाइम दिया और कहा कि फ़ौरन निकल जाए। तो ये चीज़ें भी बढ़ती चली गई। इस वजह से भी आप देखती हैं कि दोनों कंट्रीज़ की जो टेंशन्स हैं वो कहीं से कहीं जा चुकी हैं। और उसमें यकीनन हमारी ये पॉलिसी जो है जिसमें हमने अफगान सिटीजन्स रखे थे, रेफ्यूजीज रखे थे, और अब हमने उनको नमक हराम और पता नहीं कौन कौन से नाम ओपनली बोलना शुरू कर दिए कि जी राइट। निकल जाओ यहाँ से, ऐसे हो वैसे हो करके। तो फिर राइट। उसके बाद तो जाहिर है आप जो जबान आप इस्तेमाल करेंगे आपको रिप्लाई में वही कुछ सुनने को मिलेगा। तो वही हो रहा है। मैं थोड़ा चाहती हूँ आरजू, आप हमें ये रमजान के महीने के लिए वो कौन कौन सी बातें इस्लाम
समझाता है कि करनी चाहिए। मेरे व्यूअर को आप बताएं। मैं ये भी आज जो आपको बताऊं, पिछली बार भी पॉडकास्ट में मैंने आपको कहा था कि भारत में एक बड़ा तबका है जो आपको बड़ा पसंद करता है। पिछले पॉडकास्ट का अगर कमेंट सेक्शन आपने ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ से आपको आशीर्वाद भी मिला है कि आरजू बेटी, हमारी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद है, तुम बड़ा बढ़िया बड़ा नेक काम कर रही हो। तो भारत से दुआएं भी लोग आपको देते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स को आप समझाएं कि इस्लाम क्या कहता है, रमजान महीने में आपका आचरण कैसा हो। मैं अगर नवरात्रों की बात करूं, 19 मार्च से शुरू होने वाला है। अब आरजू, और देखिए जो गलत है वो तो कभी भी गलत होता है, मैं हमेशा हम्म। कहती हूँ वो हफ्ते के हम्म। 7 दिन गलत है। लेकिन हम्म। खास करके जब कोई त्योहार होता है, खास करके जब कोई पवित्र चीज या दिन आता है, तो तब तो आप सतर्क रहते हैं, खासकर सतर्क हो जाते हैं। तो थोड़ा आप बताएं ना, पूरे विश्व में क्योंकि हम देख रहे हैं सब एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम्म। खासकर जो मुस्लिम देश है वो पीड़ित हमें दिखाई दे रहे हैं। कोई पीड़ित है, कोई अटैक कर रहा है, तो मैं कहूंगी कि वो वहां पर गुनहगार है। तो ये कंडीशन हम देख रहे हैं, और अब तो पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया। पाकिस्तान यही कहता है ना कि वो इस्लामिक गणराज्य है, इस्लामिक रिपब्लिक है, अपने आप को वो क्लेम ऐसा करता है। तो मैं समझना चाहती हूँ आरजू कि क्या कहा गया है इस्लाम में रमजान को लेके। देखिए, रमज़ान को लेकर जो है और उसके अलावा भी जो है वो इस्लाम में तो ये भी कहा गया है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई है, जंग हो रही है, तो उसकी हालत में ना तो आप हॉस्पिटल को टारगेट कर सकते हैं, ना आम सिटीजन्स को टारगेट कर सकते हैं, ना बच्चों को, ना बुजुर्गों को, ना लेडीज़ को, यहाँ तक कि दरख्त काटने को भी मना किया गया है। तो इस तरह की चीज़ें तो कही गई हैं, लेकिन वही आपकी वाली बात है कि जो चीज़ आम यानी रमज़ान में अगर मना है तो वो आम दिनों में भी मना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मेरा रोजा है तो मैं जाकर किसी का गला नहीं काटूंगी, और मेरी ईद हो जाएगी तो मैं जाकर उसका गला काट दूंगी तो वो सही है। तो वो गलत जो है वो गलत ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जब ईरान पर अटैक हुआ था इसराइल की तरफ से, तो बड़ा कहा गया पाकिस्तान में कि देखें जी, रमज़ान में अटैक कर दिया ईरान पर। उसके बाद जब ईरान ने कई कंट्रीज पे किया तो यहाँ पर खामोशी है। कोई नहीं कह रहा कि ईरान ने गलत किया, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो सीधे सीधे वो उतना ही इस्लाम है जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। जहां पर हमें ये लगता है कि हम और मज़ीद अगर हमने मुसलमान होने की कोशिश की या बताने की कोशिश की तो यहाँ से हमें कोई नुकसान हो जाएगा, स्पेशली पैसे का, तो हम्म। वहां पर ये नहीं बोलते। अगर इन्हें इतना ही, मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में अगर इतना ही हम बहुत इस्लामिक देश बनते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास तमाम इस्लामिक कंट्री में हमारे पास ही न्यूक्लियर वेपन है और हम ऐसे हैं, हम वैसे, हमसे बेहतर मुसलमान कोई है ही नहीं। तो फिर जब चाइना की बात आती है, जब चाइनीज मुस्लिम्स की बात आती है, तो उस वक्त हम खामोश क्यों हो जाते हैं? उस वक्त हम बोलते क्यों नहीं है क्या कि ये गलत हो रहा है जो चाइना में मुस्लिम्स के साथ हो रहा है? इसी तरीके से जो काम, जैसे आपने भी कहा कि अगर गलत है तो वो हमेशा गलत है। उसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि जी इस वक्त ठीक है और इस वक्त कर सकते हैं और रमज़ान में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कम से कम हमें ही अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट करना चाहिए था कि हम अफगानिस्तान पर अटैक ना करते, और रमज़ान में ना करते, बाद में भी नहीं करते, लेकिन रमज़ान में तो बिल्कुल ही ना करते। और जिस दिन किया गया है 27वीं शब, तो बहुत ज़्यादा 27वां रोज़ा जो है वो माना जाता है, और उस वक्त आपने जाकर वहाँ पर ऐसे अटैक कर दिया। ऐसे तो हम बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना कि चौधरी बनते हैं रीजन के, लेकिन यहाँ पर हमारी सारी पॉलिसीज फेल हो गई। और उसमें हो सकता है कि हम सऊदी अरेबिया को भी शायद दिखाना चाह रहे थे कि हम तो ऑलरेडी अफगानिस्तान में बिजी हैं, हमारी तो ऑलरेडी जंग चल रही है। तो हम्म। ऐसे में अगर ईरान आप पर अटैक करता है और आपने जो हमारे साथ डिफेंस पैक्ट कर रखा है उसके लिए अगर आप कहते हैं कि अब आइए और हमारी तरफ से ईरान को जवाब दीजिए, तो जाहिर है ईरान के साथ अभी हम किसी किस्म का झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते। उससे बचने के लिए भी हो सकता है कि इन्होंने इस किस्म के अटैक्स किए हों, ताकि हम्म। सऊदीया को लगे कि ये तो अभी यहाँ पर ऑलरेडी एक वॉर चल रही है इनकी, तो ये क्या करेंगे? क्योंकि इन्होंने जो डिफेंस पैक्ट किया था उस वक्त तो इनको नहीं पता था कि ईरान पर अटैक हो जाएगा और ईरान इस तरह से जवाब देगा जो ईरान ने दिया। वो तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी ख्याल में नहीं होगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान मतलब सीधी सी बात है, आपकी बात सुन के जो मुझे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ये कह भी दे कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुश्किल की घड़ी में तुम्हारा साथ दूंगा, तो भी वो मानना नहीं चाहिए। पाकिस्तान दुम दबा के वहां से भी भाग जाएगा, या कोई ना कोई वजह ढूंढेगा कि कैसे मैं मना कर सकूं। आपकी बात से तो यही समझ में आ रहा है आरजू। देखें, मदद वो करता है जो आपसे स्ट्रांग होता है, जो आपसे किसी भी तरीके से मजबूत होता है अपनी जगह पे, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे फिजिकली हो, आपकी मदद वो कर सकता है।
जो खुद परेशान है, जिसकी खुद की हालत खराब है, जो फाइनेंशियली जिसकी हालत खराब है, और जिसके चारों तरफ ऑलरेडी आग लगी हुई है। केपीके और बलूचिस्तान, आधा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक तरह से आपस में लड़ रहा है, या वहाँ पे टेंशन है, बीएलए की है, यहाँ पे टीटीपी की है। ऐसे में अगर सऊदीया ये समझता है कि पाकिस्तान में से उठकर कोई वहाँ आ जाएगा और उनको बचा लेगा, तो मेरे ख्याल है कि बस उनकी फिर अकल के ऊपर आप यही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है कि माशाल्लाह क्या अकल पाई है। वरना आप ये सोचें कि आधे पाकिस्तान में इस वक्त लड़ाई चल रही है, तो हम अपनी सारी चीज़ें छोड़कर हम सऊदीज को बचाने क्यों जाएंगे। और जो डिफेंस पैक्ट था उसमें तो ये लिखा था कि सऊदीया पे जो अटैक होगा वो पाकिस्तान पे समझा जाएगा, और जो पाकिस्तान पे अटैक होगा वो मतलब सऊदीया पे समझा जाएगा। तो हमारे पे तो अटैक चल रहा है ना। तो सऊदीया तो आया नहीं एक बार भी अफगानिस्तान को समझाने, बताने या रोकने। तो ऐसे में आपको पोजीशन पाकिस्तान की ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि हम इतने वीक हैं कि अगर सऊदीया हमें कहे कि जी ये आपने डिफेंस एग्रीमेंट किया है, आपने पैसा लिया है, अब आप आइए और आकर आप ईरान से लड़िए, तो हमें जाना पड़ेगा। हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वही अटैक हमारे ऊपर होता है तो सऊदीज नहीं आएंगे, क्योंकि हमने तो उन्हें कोई पैसा दे नहीं रखा। उल्टा उनका पैसा रखा हुआ है, और अभी हमने उन्हें और कहा है कि आप $5 बिलियन हमारे अकाउंट्स में रख, बैंक अकाउंट्स में रख दें, और 5 बिलियन का आप हमें ऑयल दे दें। हम तो उनसे अभी और 10 बिलियन की डिमांड कर रहे हैं। तो उनकी तो बेचारों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये खेल चल क्या रहा है। ठीक बात। एक कहावत है आरजू की, सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें 72 छेद। हम्म। पाकिस्तान के लिए ये कहावत मुझे लगता है सटीक बैठती है। पाकिस्तान किस मुंह से आतंकवाद की बात कर रहा है, जो देश खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हो। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में टेररिस्ट नेटवर्क में पाकिस्तान का नाम सामने आ चुका है। तो ऐसा देश जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा हो, जो जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी भेज रहा हो, वो देश आतंकवाद की बात, उसको मिटाने की बात, आतंकवादियों को निशाना बनाने की बात किस मुंह से कह सकता है। देखिए, अब अगर ये कोशिश कर रहे हैं टेररिज्म को ख़त्म करने की, इनकेस अगर ये बहुत ऑनेस्टली कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हर तरफ से प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, कई बार एफएटीएफ में भी गए हैं और हर जगह पे ये बात होती है। तो अगर ये कोशिश भी करेंगे तो इनको, वो भी ऑनेस्टली कोशिश करेंगे, तब भी इनको बहुत साल लगेंगे। क्योंकि पहले जो ग्रुप थे उनमें से और ग्रुप निकल आए हैं, एक में से 10-10 बन गए हैं। तो अब ये कैसे, आप अगर लश्कर ए तोयबा और इस तरह के ग्रुप्स को अगर देखें, आप हाफिज सईद के, कितनी बार इनको पाकिस्तान ने कहा हमने बैन कर दिया है, उसके बाद वो नाम बदल के किसी और नाम से अपने आप को फिर रजिस्टर करवा देते हैं, फिर आ जाते हैं। इन्होंने जो माइंडसेट लोगों का बना दिया है, जो सोच लोगों की बन गई है, पहले दो चार थोड़े से लोग होते थे जो नेगेटिव सोच रखते थे, अब उससे बहुत ज़्यादा लोगों की जो सोच है वो नेगेटिव हो चुकी है। हर चीज़ में रिलीजन ले आते हैं, हर चीज़ में यहाँ पर कुछ ना कुछ इसी किस्म की बात करते हैं। तो उन लोगों को सही करने के लिए या उनके माइंडसेट को चेंज करने के लिए तो इनको बरसों लगेंगे, शायद कुछ जनरेशन्स लगेंगी। उसके लिए तो इनको अपनी टेक्स्ट बुक्स भी बदलनी होगी। वैसे तो इस बार जो गवर्नमेंट आई थी वो पंजाब की, उन्होंने कहा था कि हम टेक्स्ट बुक्स को चेंज करेंगे और इसमें से जितनी भी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो किसी दूसरे रिलीजन के बारे में हम हेट्रेट फैला रहे हैं उसको हटाएंगे। लेकिन अभी तक हटाया तो नहीं है। अभी भी आप वही देख लीजिए, जब हमारे यहाँ से कोई बात होती है, किसी किस्म की गवर्नमेंट बात करती है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के कोई बात करते हैं, तो वही वो टू नेशन थ्योरी और ये वो उस तरह की बातें करते हैं। हमारे यहाँ कई जो यूट्यूबर्स हैं जो हिस्ट्री पे ज़्यादा काम करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, वो मुझे बता रहे थे कि उनको बुलाया गया था और फौज की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से, और फिर उनको कहा गया कि तुम हिस्ट्री के पीछे क्या पड़े रहते हो, तुम क्यों टू नेशन थ्योरी की बात करते हो, कोई और बात किया करो। तो वो अगर आप अपने लोगों को सही बात बताएंगे ही नहीं, अपने लोगों को सही चीज़ समझाएंगे ही नहीं, तो फिर तो डेफिनेटली चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा होप नहीं है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से सही होंगी। हो सकती हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा। आपने आरजू कहा कि कई यूट्यूबर्स जो इतिहास की बातें करते हैं, उन्हें बुलाया गया और पूछा गया कि तुम इसके पीछे क्यों पड़े रहते हो। आपको कभी बुलाया नहीं गया है, क्योंकि आप तो वो सच दिखाने की कोशिश पाकिस्तान को कर रही हैं जो वो कभी देखना ही नहीं चाहता है। तो आपके ऊपर कितनी कड़ी पाबंदियां हैं। देखिए, बुलाया तो मुझे भी गया था, मुझे एक बार नहीं कई बार बुलाया गया। उसके बाद जो है वो मेरे बैंक अकाउंट्स जो हैं उनको सील किया गया है। मेरे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो एक तरह से ब्लॉक हैं, और अभी भी एक दो खोल दिए और एक अभी भी ब्लॉक है। उसके बाद मैं नो फ्लाई लिस्ट में हूँ। मैं कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। अगर मैंने जाने की कोशिश की तो मुझे एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें, मैं और मेरे जैसे बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो हम ये भुगत रहे हैं। तो हम्म। ये चीज़ें यहाँ पर हैं।
लेकिन कई लोगों को बुला के, अच्छा कई लोग ऐसा भी होता है जो बात सुनकर आते हैं और फिर वो घबरा जाते हैं और फिर वो डर जाते हैं, फिर वो उनके हिसाब से चलने लगते हैं। मेरा थोड़ा हिसाब अलग है, मैं सुनकर आती हूँ और उसके बाद में फिर वही करती रहती हूँ। तो इसलिए शायद अब सिर्फ यही रह गया कि मुझे अरेस्ट करके अंदर डाल दें, उसका शायद उनको टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर और बहुत से इश्यूज ऐसे हैं, इमरान खान समेत, जिसकी तरफ के मेरा ख्याल है कि उनको देखना पड़ रहा है। लेकिन मीडिया हमारा फ्री नहीं है। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे पहले हम समझते थे कि तीन चार चैनल्स, जिसको मैं और मेरे दोस्त जो हैं हम मजाक में कहते थे ISPR 1, ISPR 2, और ऐसे हमने उनके नाम रखे हुए थे उन चैनल्स के। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली तमाम चैनल्स ही ऐसे हो गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन लेते हैं और इसी तरह के लोगों से बात करते हैं। मैंने खुद मेन स्ट्रीम मीडिया पर तकरीबन 6 साल काम किया हुआ है, लेकिन अब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं जा सकती, एज अ गेस्ट भी नहीं जा सकती। तो मुझे कोई नहीं बुलाता, सब डर जाते हैं कि नहीं नहीं इसको नहीं लाना। तो अब यहाँ पर ये सब है। और लेकिन अच्छी बात ये कि पहले थोड़े लोग थे जो बात करते थे, अब मेरे जैसे ज़्यादा लोग निकल आए, मुझसे भी बेहतर बात करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए, और पाकिस्तान को यकीनन यही है जो कह लें बचा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो बेखौफ बेटी को मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए फटाफट से अभी पहले एक लाइक कीजिए। और आरजू, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो आपने मुझे ये भी बताया था कि आपको कैसे परेशान करने के लिए कभी लाइट्स भी आपने बताया था कि कट कर दी जाती हैं, या बाकी आपने बताया था शायद घर में आपको नजरबंद भी किया गया था। तो अभी तो इस तरह की कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं है। आपने ये भी कहा था कि शायद आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है, रिकॉर्डिंग होती है, तो मतलब इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी अभी भी चल रही है क्या? नहीं नहीं, मुझे एज सच लाइट बंद नहीं की गई और या घर में मुझे नहीं बंद किया गया, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़ाहिर निगरानी तो रखी जाती है तमाम ही जर्नलिस्ट की। और स्पेशली वो लोग जो कि इंडियन एम्बेसी के इवेंट्स में भी चले जाते हो तो मेरे जैसे, तो उनको तो बहुत देखा जाता है। और अगर कभी इंडियन एम्बेसी के किसी इवेंट में गए तो पहले भी पूछा जाता है और बाहर निकलने के बाद भी बहुत से क्वेश्चंस किए जाते हैं कि क्या कर रहे थे, क्यों गए थे, ये था वो था। हम्म। और बाकी तो जाहिर है कि एक डर खौफ तो होता है। हम लोग ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम इतने बहादुर हैं कि हम बिल्कुल ही नहीं डरते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अननोन नंबर नहीं उठाते, क्योंकि जब तक वो नंबर सेव ना हो हमारे पास तो वो नंबर नहीं उठाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एजेंसी से जुड़ा होता है और फिर वो आगे से जो भी बात करते हैं तो वो हमें भी पसंद नहीं आती, तो मैं तो सुनती ही नहीं, मैं तो अवॉइड ही करती हूँ, मैं कभी भी नहीं उठाती नंबर। हाँ। लेकिन ये ज़रूर है कि एक डर एक खौफ तो हमेशा रहता है। और जाहिर है कि जब आपको आपकी फैमिली को, अपने से ज़्यादा इंसान अपनी फैमिली के लिए डरता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा होता है। लेकिन बहरहाल मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और उनको कोई ऐसा इशू नहीं है, वो कहते हैं तुम खुल के बोला करो। और भारत से लोग दुआएं भी आपको भेजते हैं, तो वो दूर से जो सपोर्ट आपको मिल सकता है वो तो बहुत से भारतीय आपके साथ कर भी रहे हैं। आपने कहा कि आपका अभी भी एक बैंक अकाउंट सीज है, और इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अभी पाकिस्तान के क्या हालात है। पिछली बार भी थोड़ा मैंने आटा दाल चावल इसका भाव समझने की कोशिश की थी, पेट्रोल का तो मैंने दाम पूछ लिया है। आरजू, एक रिपोर्ट और भारतीय मीडिया में चल रही थी जो ये बता रही थी कि शायद ऐसा कुछ ईरान के ऊपर जब हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान में आदेश दिया गया था कि अगर आप किसी भी तरह की पार्टी कर रहे हैं, शादी ब्याह, घर में किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन है, तो उसमें एक ही डिश रखी जा सकती है। दो तीन चार डिश रखने की पूरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि गैस की किल्लत है। तो अभी क्या जो पार्टीज हो रही है उसमें 56 भोग लग पा रहा है? हम्म। नहीं देखिए, वो जो वन डिश वाला गवर्नमेंट लेकर आई थी वो तो खैर इसलिए भी रखा गया था कि थोड़ी बचत हो सके। साथ ही साथ बहुत से लोग बहुत ज़्यादा एक तरह की नुमाइश करते हैं या वैसे शो ऑफ करने के लिए इस तरह के डिशेज रखते हैं, तो उससे बचने के लिए ये चीज़ रखी गई थी। और मेरा ख्याल है ये अच्छा स्टेप था। लेकिन जब पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा के बेटे की शादी होती है तो फिर वो तो इतने डिशेज रख देते हैं कि शायद उसको काउंट ही कोई नहीं कर पाया। तो उससे भी लोग नाराज हुए हैं कि आम जो लोग हैं उनके ऊपर तो आपने ऐसी पाबंदी लगाई है, लेकिन खुद आप जो है इस तरह कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ख़राब है, IMF वर्ल्ड बैंक और कहाँ कहाँ ये जा रहे हैं। मगर साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट के खर्चे देखें तो अभी जो हमारे सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने यानी कि उनके लिए 9 करोड़ की गाड़ी ली गई है। उसके बाद जो जजेस हैं उनके लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, जहाज खरीदा जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट के लिए। तो ये तमाम खर्चे इनके जो हैं, इस पे मुझे हैरत है कि ये IMF क्यों नहीं रुकवा रहा। सिर्फ IMF सिर्फ पब्लिक के लिए ही है कि वो कहेगा कि जी नहीं, पब्लिक को आप टैक्स कर दीजिए, पब्लिक के लिए आप हर चीज़ को महंगा कर दीजिए,
हम्म। लेकिन ये लोग जो मुल्क के वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ के हमें जो है वो तरानों पे लगा के और खुद ये खजानों पे लग गए, वो वाली सिस्टम यहाँ पे चल रही है। और मेरे ख्याल है कि यही है जो पाकिस्तान को मजीद जो है प्रॉब्लम में डाली है पाकिस्तान के लोगों को। तो आप अगर कल पार्टी करना चाहें तो 5 डिशेस बनवा सकती हैं। मैं नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त तो गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। हाँ, घर के अंदर अगर कोई कर रहा है, बाहर से अगर होटल वोटल से नहीं हो रहा तो फिर तो हो सकता है घर में तो कुछ भी बना लें। लेकिन अगर आप कहीं ऑर्डर करते कैटरिंग वगैरह कराते हैं तो उसमें शायद अभी उसमें अभी मना है। तो उसमें अगर दावत हो रही है, आपने मेहमानों को बुलाया है, हलवाई बिठाया है, तो फिर उसके मेन्यू के लिए क्या है? एक रोटी एक सब्जी कैसे है? हाँ, रोटी है, सब्जी है और चावल है, या मतलब ऐसा नहीं कि वन डिश नहीं है। ये बेसिकली जैसे एक आप बिरयानी फॉर एग्जांपल बिरयानी कर सकते हैं, एक आप और कोई चिकन या किसी चीज़ का आप डिश कर सकते हैं, एक सब्जी कर सकते हैं, तो इस तरह से है। ऐसा नहीं है कि बस एक बस चावल रख दिया और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हर कोई तो ये पसंद नहीं करता, तो शायद इसलिए लोग उसके ऊपर थोड़ा सा एतराज़ कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अगर गवर्नमेंट ने ये रूल लेकर आए हैं, गवर्नमेंट ने अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट की है तो अपने ऊपर क्यों नहीं की है? अपने लिए उन्होंने क्यों इस चीज़ को नहीं रखा है? खुद तो ये पता नहीं कितनी ही डिशेस जो हैं वो बना रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, और आम पब्लिक को ये अगर इस तरह से पाबंद करेंगे तो वो फिर दायरे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है भारतीयों को ये सुनना चाहिए, गौर से देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो जनता है वो कितनी पाबंदियों में जी रही है, और आपका तो जैसे मर्जी आता है। जिस ढंग से आप रहना चाहते हैं उस ढंग से आप रहते हैं, पड़ोसी मुल्क के हालात देख के। जो भारत में रहकर और सवाल उठाने वाले लोग हैं, उन्हें शायद मुझे लगता है थोड़ा संतोष जरूर हो पाएगा। मुझे एक चीज आप इसी के साथ और बताइए आरजू, अभी इन्फ्लेशन रेट क्या है, महंगाई क्या चल रही है पाकिस्तान में? देखिए, महंगाई तो पाकिस्तान में वीकली बढ़ती है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त ऑलमोस्ट 50% लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन के नीचे हैं। ये रिपोर्ट जो है ये मेरी नहीं है, ये इंटरनेशनली ये रिपोर्ट आई है कि ऑलमोस्ट आई थिंक 46 या इतना परसेंटेज आ रहा था। और हो सकता है जब तक ये अपलोड करें आप, जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक हो सकता है 50% से ज़्यादा लोग नीचे पावर्टी लाइन के जा चुके हों। लेकिन उससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इस चीज़ को हम लोग कई बार जो है वो अपने शोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ देखने की ज़रूरत है। ये बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो उस लिस्ट में से निकलती जा रही है जो बेसिक नीड्स जो है उसको अफोर्ड कर पा रहे हो। इस वक्त भी जो फ्यूल प्राइस बढ़ी है, तो अभी ईद आने वाली है तो लोग इस काबिल भी कई लोग नहीं रहे कि वो बेचारे अपनी ईद की शॉपिंग कर सके। तो यहाँ पर तो इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हर 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ जो है वो प्राइस बढ़ती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं यहाँ पर। तो जाहिर है मेडिकल भी महंगा है, हर चीज़ ही जो है वो लोगों के कंट्रोल से बाहर या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। ऐसी सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। तो 50% जिस देश की जनता बिलो पॉवर्टी लाइन में हो, गरीबी रेखा के नीचे जी रही हो, वो देश अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की सोच लेता है। लेकिन जो पैसा होता है जब बजट आता है, अगर आपने कभी देखा हो पाकिस्तान का जब बजट आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा डिफेंस में ही लगाया जाता है। ना हम्म। एजुकेशन में होता है, ना हेल्थ सेक्टर में होता है, ना कहीं और लगाया जाता है, ना आईटी के डिपार्टमेंट में, ना कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है कहा जाता है कि जी जितना भी पैसा है वो सबका सब जो है उसमें से ज़्यादा पैसा जो है वो डिफेंस में लगा दें, क्योंकि हमें भारत से भी खतरा है, हमें अफगानिस्तान से भी खतरा है, हमें ईरान से भी एयर स्ट्राइक एक बार हमारे यहाँ हो चुकी है और हम कर चुके हैं। तो हमारा यही कहना होता है हम लोगों का कि भाई आप अपने टर्म्स ठीक क्यों नहीं करते? उसके होगा ये कि जितना पैसा आप डिफेंस में लगा रहे हैं वो अपने लोगों में लगा सकेंगे। लेकिन हम्म। जाहिर है कि अब हमारे यहाँ जो टेंशन बनी होती है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो या किसी के साथ हो, वो अमेरिका के कहने से होती है। हमारी अपनी मर्जी उसमें शामिल नहीं होती इतनी, जितना कि हम अमेरिका को खुश कर रहे होते हैं। इस वक्त भी जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है हम्म। उसमें आप इनकार नहीं कर सकती कि कहीं ना कहीं अमेरिकन इन्फ्लुएंस नहीं है। ये डेफिनेटली ट्रम्प को खुश करने के लिए अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, हम्म। उसमें कहीं ना कहीं ट्रम्प की मर्जी और ट्रम्प की के लिए जो विश कहीं ना कहीं शामिल है, जिसकी वजह से ये इस तरह से अफगानिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में 4-5 हज़ार लोग शायद ऐसे हैं जिनके हाथ में पावर है और जिनके पास सब कुछ है, उनको बाकी जो यहाँ पे 24 करोड़ लोग रहते हैं उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिंदा है, जी रहे हैं, मर गए, वो तो बस इसीलिए ना कि उनको दिखा दिखा कर सारी दुनिया से पैसा मांगा जाए।
पोलियो हमारे यहाँ ख़त्म नहीं होता, पोलियो अफगानिस्तान में ख़त्म नहीं होता। और उसकी रीज़न यही है कि हमें फंड्स आते हैं। जिस दिन ये फंड्स बंद हो गए, मेरा एक दोस्त कह रहा था जिस दिन आरजू ये फंड्स बंद हो गए उस दिन पोलियो ख़त्म होगा पाकिस्तान से। जब तक ये हम्म। फंड्स आते रहेंगे ये पोलियो केसेस निकलते चले आएंगे। तो हमारे तो ये सोच है हमारी कंट्री को चलाने वालों की, अनफॉर्चुनेटली। ठीक बात है। और भारत के जो लोग हैं जो इसे सुन रहे होंगे, वो ये खुद जानते हैं कि पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए भारत ने कितनी जी तोड़ कोशिश की, और हम पूरी तरह से आज उसको हरा चुके हैं। मैं चलते चलते आरजू आपसे थोड़ा सा इमरान खान का भी हालचाल ले लूं, ठीक है वो? अभी तक तो यही सुना है कि खान साहब ठीक हैं। और लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ आपको शायद पता होगा, हमारे यहाँ पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हम इसराइल नहीं जा सकते, बाकी कहीं भी जा सकते हैं उस पासपोर्ट पे, लेकिन इसराइल ट्रेवल नहीं कर सकते। और इसराइल के जो है नेतन्याहू साहब, उनको एक दो दिन पहले कहा जा रहा था ना कि पता नहीं मारे गए हैं कि हाँ क्या हाँ। है, फिर उनकी वीडियोस आ गई थी। तो वो मुसलसल हमारे टीवी पे दिखाया जा रहा है कि जी नेतन्याहू यहाँ दिखे, कॉफी पी रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। नेतन्याहू यानी उस जगह के लीडर जहां के लिए हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आप नहीं जा सकते, जिससे हमारी शदीद लड़ाई एक तरह से सोची जाती है कि जी इसराइल के साथ है, उनको आप टीवी पे दिखा सकते हैं। इमरान खान को आप टीवी पे नहीं दिखा सकते, इमरान खान का आप नाम नहीं ले सकते हमारे टीवी चैनल्स पे। वो कहते हैं जी पीटीआई के लीडर, पीटीआई बानी, पीटीआई या पीटीआई फाउंडर, और इस तरह के नाम लिया जाता है। इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता, इमरान खान का फोटो नहीं दिखाया जाता। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब इमरान खान थे यही चीज़ नवाज शरीफ साहब के साथ होती थी। नवाज शरीफ साहब का नाम या नवाज शरीफ साहब की फोटो ये सब कुछ टीवी चैनल्स पे बंद थी। यहाँ से आपको एक बात समझ आती है कि चाहे इमरान खान थे चाहे नवाज शरीफ थे, स्क्रिप्ट राइटर एक ही था। और वो स्क्रिप्ट राइटर कहाँ से था? वो था रावलपिंडी से। तो ठीक इसलिए है। हमारे यहाँ ये सिस्टम चलता है। तो अब इस वक्त इमरान खान खैरियत से हैं, लेकिन उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। दाद देती हूँ मैं आपकी हिम्मत की आरजू। आप इतनी बातें बोल कैसे लेती हैं बिना फिल्टर लगाए? कैसे, क्या, कौन सी चक्की का आटा खा रही हैं आप? वही बसंती वाला। हैट्स ऑफ टू यू आरजू, वहां पे रह के इतनी पाबंदियां झेलने के बाद भी आप कह रही हैं आप तो देश छोड़ के नहीं जा सकती हैं। और जितना खुल के आप बोल लेती हैं, मैंने तो बड़ा खामोशी के साथ आपसे इसीलिए पूछा था कि इमरान खान कैसे हैं। कच्चा चिट्ठा खोल दिया आपने तो। नहीं, बिल्कुल इमरान खान, और जिस वक्त चाहेंगे लोग उस वक्त इमरान खान शायद बाहर भी नजर आ जाएंगे। सुनने में तो यही आ रहा है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा अब ऐसा हो रही है कि शायद जाने वाली है। वैसे आपको एक चीज़ और बताऊं इंटरेस्टिंग, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा हाँ कि प्लीज। ईद आने वाली है, लेकिन ईद का चांद कभी भी दिखे, थर्सडे को नहीं दिखेगा पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कहते हैं काफ़ी अरसे से थर्सडे फ्राइडे को ईद नहीं मनाते। क्योंकि पता नहीं कोई गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ साहब की थी या पता नहीं किसकी थी, लेकिन वो फ्राइडे को ईद हुई थी और गवर्नमेंट चली गई उसके फौरन बाद। तो अब ये डर के मारे सालों से पाकिस्तान में हम लोग हंसते भी हैं कि कुछ भी हो जाए फ्राइडे की ईद नहीं होगी, सैटरडे की होगी, यहाँ पे थर्सडे की होगी। तो इस वक्त भी जो रोजे चल रहे हैं ना, वो रोजे यूजुअली तो होना तो ये चाहिए कि फ्राइडे की ईद होनी चाहिए, रोजे जो है वो थर्सडे तक होने चाहिए। हाँ। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को एक है माइंड में कि अगर कभी फ्राइडे को ईद हुई तो हम चले जाएंगे, तो आप देखिएगा ईद जो है वो ये सैटरडे को मनाएंगे। इतना अंधविश्वास है? है, बिल्कुल है। माय गॉड, मुझे बिल्कुल ये बात नहीं मालूम थी। मैं अपने व्यूअर से कहूंगी कि आप अगर ये जानते थे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आरजू, मैं नहीं जानती थी इस बात को, और आई एम श्योर मुझे कमेंट में भी लोग यही कहने वाले कि जी हमें भी नहीं पता था। ये तो बिल्कुल नई बात आपने बता दी है। हाँ, और ये मुझे भी नहीं पता था, और अभी कुछ साल पहले मुझे पता लगा। और कहा कि कोई ईद का, बल्कि उस वक्त भी ईद का ही कुछ था, तो मैंने कहा ईद होगी फ्राइडे की, तो उनका नहीं नहीं फ्राइडे को नहीं होगी, आराम से तुम्हें जो शॉपिंग करनी है तुम जाके करो। क्योंकि फ्राइडे को गवर्नमेंट चली गई थी। अब कौन सी थी वो, मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो हाँ। गवर्नमेंट चली गई थी, तो तब से उनको वहम हो गया। वो कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन फ्राइडे की ईद नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। तो हम्म। इसलिए पाकिस्तान में फ्राइडे को ईद नहीं होती, चाहे पूरी दुनिया मना लेगी, हम नहीं मनाएंगे। हम या तो थर्सडे को मना लेंगे या फिर सैटरडे को करेंगे। तो अभी भी ऐसी शायद लोगों का यही ख्याल है। ऐसी बहुत सी भ्रांतियां किसी जमाने में भारत में भी रही हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है, मैं बताऊं, वो हर भ्रांति तोड़ती हुई, अंधविश्वास खत्म करती हुई दिखाई दी। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री नोएडा अगर आ जाता था तो तुरंत वो गद्दी से उतर जाता था और दोबारा उसको मुख्यमंत्री चुना नहीं जाता था। योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई मर्तबा नोएडा आए, और बाइज्जत दूसरी बार भी उनको चुना गया, वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, और अभी हवा जिस तरह की है,
मैं किसी का पक्ष नहीं हम्म। ले रही हूँ, लेकिन हवा जिस तरह की, वो तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे और वो लगातार नोएडा आते रहे हैं, यहाँ का दौरा करते रहे हैं। तो वो जो अंधविश्वास कभी किसी जमाने में भारत की जनता ने सुना था, तो हमारी तो जो मौजूदा सरकार है वो उसको तोड़ती हुई दिखाई दी है। आरजू, अब मुझे पता नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कब वो लेकिन हिम्मत आएगी कि इनको शुक्रवार भी, की ईद से सरकारें नहीं जाती हैं। नहीं इनको भी करना चाहिए, और इनको चाहिए कि ये फ्राइडे की ईद करें, और देखेंगे क्या होता है। वैसे ये फ्राइडे की ईद ना भी करें, मुझे ये तब भी जाते हुए लग रहा है। इवन इवन आज मेरी मेड ने कहा, मैंने उसको कहा कि ईद की छुट्टियां मैंने उसको देनी थी, तो मैंने उससे कहा कि लास्ट डे तक आओ, उसके बाद ईद ईद से ना फिर आगे 4 दिन नहीं आना। तो मुझे कहती है नहीं नहीं बाजी, मैं ना फ्राइडे तक आ जाऊंगी, फ्राइडे की तो होनी नहीं है। तो इन्होंने तो सैटरडे को ही करनी, तो ये बात यहाँ पे बहुत लोग करते हैं। तो अब देखते माय हैं, अगर ये गॉड। फ्राइडे की कर लें। वैसे अगर ना भी की तब भी मुझे तो लग रहा है शहबाज शरीफ साहब का जो है ना वो बैक पैक होने लगा है। मैंने इमरान खान का हालचाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि मैं हाफिज सईद का हालचाल तो आपसे पूछ नहीं सकती हूँ। वो जहां पे भी होंगे पाकिस्तान में, मुझे लगता है खैरियत से ही होंगे, और हम्म। उनकी उसी ढंग से खातिरदारी भी की जा रही होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आरजू। देखिए, आज भी मैं इंडिया के एक टीवी चैनल पे थी, तो वहां पर एक हमारे यहाँ के मेजर साहब टीवी चैनल पर आते हैं अक्सर। तो वो मौजूद थे, और वो उनसे यही बात जब की गई हाफिज सईद की, तो वो कहने लगे जी हाफिज सईद साहब ठीक है। तो हम हाफिज सईद साहब यहाँ पर लगाए जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि कितनी रिस्पेक्ट है हाफिज सईद की। और यहाँ पर, और हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है, उसको जेल में नहीं रखा गया। लेकिन इमरान खान जो कि टेररिस्ट नहीं है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, क्रिकेटर भी रह चुके हैं, वो जेल में है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन लोगों को जब आप इतने खतरे करेंगे, इतने हिफाजत से रखेंगे। बल्कि एक तो पीएमएलएन की लीडर है, वो उज़मा कारदार, मैं उनका नाम भी बताती हूँ। वो तो बल्कि एक शो में इंडिया में ये भी कह के गई हैं कि हमने हाउस अरेस्ट इसलिए रखा हुआ है उनको, कि ऐसा ना हो कि आप लोग उन पर अटैक कर दें या कोई नुकसान पहुंचा दें। तो आप सोचिए, इतनी सिक्योरिटी में एक टेररिस्ट को हमने रखा है। तो ऐसा तो वो उनकी पीएमएलएन की जो मेंबर या लीडर है या हाँ। पार्लियामेंटेरियन है, वो खुद बोल कर गई हैं, आपके इंडियन टीवी पे बोल कर गई हैं कि हमने हम्म। तो आप लोगों की वजह से बचाने के लिए उनको हाउस अरेस्ट रखा है, जब वो कुछ बोल नहीं पाई कि हाउस अरेस्ट क्यों पर है। ये तो ना समझिए आरजू, अगर उन्होंने ये बात कही भी है, इंडिया अटैक अगर करेगा तो एयर स्ट्राइक ही करेगा। फिर आप लाख उनके ऊपर नजर रख लीजिए, चारों तरफ से उनके घर को आप घेर लीजिए, बम जब ऊपर से गिरेगा, भारत बरसाएगा, तो उसको कौन बचा पाएगा? जो बचाने जाएगा वो भी फिर मारा जाएगा। तो अगर उनको इतना खौफ है कि हाफिज सईद के ऊपर भारत अटैक कर सकता है, मुझे तो अपनी आर्मी पे एनीवेज पूरा यकीन है, इंडियन आर्मी ये कर सकती है। लेकिन उसके लिए फिर किसी भी तरह से उनको हिफाजत में रखने की कोशिश अगर पाकिस्तान में की जा रही है, और वो सोच रहे हैं कि वो कर पा रहे हैं, तो ये तो नासमझी है फिर उनकी। लेकिन इनको तो खैर इतनी सिक्योरिटी देनी भी नहीं चाहिए, और वो एक टेररिस्ट है, दुनिया जानती है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान अगर खुद ही इसी तरह इस तरह के लोगों के ऊपर खुद ही कोई एक्शन कर ले, तो हमारा थोड़ा नाम बेहतर हो जाएगा दुनिया में, हमारे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हम थोड़ा बेहतर तरीके से रह पाएंगे जी। और अपने लिए बेहतर कर पाएंगे। मेरे ख्याल है पाकिस्तान को आएगा, सोचना वो चाहिए। दिन भी आएगा आरजू, जब सारे पाकिस्तानी आतंकी एक एक करके मारे जाएंगे, हाफिज सईद जैसे उनके आका मारे जाएंगे, और ये सारा काम यकीनन भारत ही करने वाला है। मैं अपनी तरफ से गारंटी आपको ये दे सकती हूँ आरजू। और इसके साथ ही क्योंकि अभी मैं आर्मी डे पे गई थी, तो हमने ब्रह्मोस को कवर वहां पर किया था, इंडियन आर्मी ने उसकी ताकत मुझे बताई थी। जब सीधे मेरा मुझे पूछने का मौका मिला, तो मैं कह सकती हूँ इंडियन आर्मी की पूरी ताकत इस आर्मी डे पर मैंने देखी है। और आप हिफाजत से रहें तो उन आतंकियों को मारने का काम भारत ही करने वाला है, बहुत जल्द करेगा। लेकिन तब तक के लिए आरजू, मैं चाहती हूँ आप हिफाजत से रहें, आप अपना ख्याल रखें। थैंक बीच यू। बीच में हमारी बातचीत होती रहे, मैं जब भी आपसे बात करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार थैंक भी यू मैंने सेम आपको हियर। कहा था कि आप बहुत प्यारी हैं, बहुत प्रिटी थैंक यू। हैं। आज फिर थैंक से यू। मैं वही बात कहती हूँ आरजू, और आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी प्यारी बातें भी आप करती हैं। आई एम श्योर इस बार भी कमेंट सेक्शन भरने वाला है वापस से, आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले हैं, मेरे जो भारतीय भाई हैं वो कहेंगे। लेकिन रमजान भी आपको बहुत बहुत मुबारक आरजू, बहुत थैंक यू। बुलवा लिया मैंने आपसे, आपने रोजा रखा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है हमेशा से। और आप भी बहुत प्यारी हैं, और आपको देखकर भी एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आती हैं। और हर रोज़ा मैंने रखा हुआ है, लेकिन अभी मैं पकोड़े शकोड़े खाकर आई हूँ, रोज़ा खुल चुका है। ठीक है आरजू, थैंक यू सो मच। अगला थैंक यू। कोई भी अपडेट होता है तो मैं हम्म। दोबारा आपसे कनेक्ट करूंगी। जरूर। उम्मीद मैं करती हूँ कि ये लड़ाई झगड़ा और ना बढ़े। रमजान का ये महीना है, उसमें शांति बरकरार रहे। हालांकि ये आपके और अफगानिस्तान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन खासकर आरजू, मेरी सारी दुआ आपके साथ है।
थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू आरजू।